बहुत बार ओपीडी में देखा है कि मरीज के पास बहुत सारे स्कैन्स रिपोर्ट्स होती हैं जो आमतौर पर नॉर्मल या नॉर्मल के करीब होती हैं। लेकिन एक्चुअल में दर्द जो है दिमाग का एक अनुभव है। सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ये जो पेन है रियल है, मरीज कोई नाटक नहीं कर रहा है, ना ही जो है उसका ये वहम है। इसमें प्रॉब्लम जो है ब्रेन की ना हो के ब्रेन की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है ना, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ना हो के केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट जो है मल्टी प्रॉन्ग है, मतलब कई सारी स्ट्रेटेजीज हमको अपनानी पड़ेगी। सो क्रॉनिक पेन सिंड्रोम मैनेजेबल हैं? डेफिनेटली मैनेजेबल है। सभी को नमस्कार, स्वागत है हमारी न्यूरोलॉजी पॉडकास्ट सीरीज के नए भाग में। मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा और मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास गुप्ता। हेलो। सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स के बारे में। बहुत बार ओपीडी में देखा है कि मरीज के पास बहुत सारे स्कैन्स रिपोर्ट्स होती हैं जो आमतौर पर नॉर्मल या नॉर्मल के करीब होती हैं, लेकिन मरीज को काफ़ी समस्या, दर्द, थकान, पेट की समस्या ये सब रहती है और उसके जवाब मरीज को नहीं मिल पाते हैं। तो इसी सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दर्द आखिर क्या होता है और हमारा ब्रेन इसको किस तरीके से समझता है। देखिए, आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि हमें दर्द हुआ, मान लीजिए मेरे यहाँ पे चोट लगी, यहाँ से सिग्नल गया दिमाग को और दिमाग ने जो है उसको दर्द मान लिया। लेकिन एक्चुअल में दर्द जो है दिमाग का एक अनुभव है ना। उसमें ये सिग्नल इंपॉर्टेंट है, साथ में जो पुरानी यादें होती है, भावनाएं होती हैं और खतरे का आभास, ये सब मिलजुल कर जो है दर्द का एहसास करवाते हैं। पेन क्या एक ही प्रकार का होता है या इसके कुछ टाइप्स होते हैं, सरल भाषा में समझने के लिए? अगर आज के कंटेक्स्ट में बात करें, आज जो हम बात करेंगे, तो उसमें हम पेन को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो एक्यूट पेन होता है ना, हमें चोट लगी, हमें दर्द का एहसास हुआ, कुछ दिनों में वो चोट बढ़ जाती है, दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। फिर क्रॉनिक पेन होती है, जो अगर हम बाय डेफिनेशन चलें तो 3 से 6 महीने से ज़्यादा तक अगर दर्द रहता है तो हम उसको क्रॉनिक पेन बोलते हैं, लगातार दर्द बने रहता है। क्या कब ये पेन जो है इसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कब ये क्रॉनिक पेन कहलाया जाएगा? क्योंकि मरीज बहुत बार बोलते हैं कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है लेकिन फिर भी पेन बहुत लंबे समय तक बना हुआ है, जो कि क्रॉनिक पेन की श्रेणी में आता है। क्योंकि क्रॉनिक पेन जो है अगर 3 से 6 महीने से ज़्यादा है तो क्रॉनिक पेन है। कई बार क्रॉनिक पेन अपने आप में ही एक कंडीशन बन जाता है। वो कब हम बोलते हैं यार क्रॉनिक पेन एक कंडीशन है, इसको अपने को एड्रेस करना चाहिए, जब मरीज के रूटीन को वो डिस्टर्ब करने लगे और दर्द के अलावा भावनात्मक चेंज आने लगे, मूड खराब होने लगे, एंग्जाइटी हो, बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव हो, है ना, तो तब हम बोलते हैं कि क्रॉनिक पेन अब खुद ही एक कंडीशन बन गई है, इसे एड्रेस कर ही लेना चाहिए। इसमें और कुछ समस्याएं भी होती हैं क्या? खाली पेन थकान के अलावा और भी कुछ समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं? हाँ, देखिए, जब क्रॉनिक पेन की हम बात कर रहे हैं, जब लंबे समय तक रहेगा तो जो पेन है वो तो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है, या आप यूं समझिए कि जब हम दूर से किसी पहाड़ी को देख रहे हैं तो जो चोटी हमको सिर्फ चोटी दिख रही है, बाकी का पहाड़ नहीं दिख रहा, वो चोटी पेन है। जो बाकी का पहाड़ है उसमें दर्द के अलावा जो है मूड खराब रहना, एंग्जाइटी, पेट की तकलीफें रहना, कई बार सांस में तकलीफ महसूस होना, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़े रहना। और ये होता क्यों है? क्योंकि पेन भी जो है ब्रेन प्रोसेस करता है और ये सारी चीजें भी जो है ब्रेन ही प्रोसेस करता है। तो जब एक सिस्टम गड़बड़ होता है तो फिर ये धीरे धीरे सारे सिस्टम इन्वॉल्व होने लगते हैं। सर, अगर मरीज की रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो फिर उसको पेन क्यों बना हुआ है लगातार? इसको एक अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका लैपटॉप है ना, लैपटॉप की स्क्रीन ठीक है, उसका कीबोर्ड ठीक है, उसका टच पैड ठीक है, तो ये तो हुआ हार्डवेयर। लेकिन जो उसमें सॉफ्टवेयर काम करता है, असल में लैपटॉप फंक्शन उसी की वजह से करता है ना। तो जो हम टेस्ट करते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होते हैं, एक्सरेज होते हैं, ये सब वो हार्डवेयर को दिखाते हैं। अगर हार्डवेयर में दिक्कत होगी, स्क्रीन टूटा हुआ है या कोई वायरिंग में प्रॉब्लम है, तो वो जो है अपने को रिपोर्ट्स में आएंगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, कोई बग परेशान कर रहा है ना, तो ये इसको हम बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम या फंक्शनल डिसऑर्डर हम इसको बोलते हैं। फंक्शन में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है। ज्यादातर केसेस में ये जो चीजें हैं ये रिपोर्ट्स में, जांचों में नहीं आती हैं। इन फंक्शनल डिसऑर्डर्स में क्या क्या बीमारियां आती हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं? देखिए, बेसिकली फंक्शनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं इसमें कुछ एक फैमिली है ये, है ना, जिसमें आपने सुना होगा फाइब्रोमाइल्जिया है
है ना। फाइब्रोमाइल्जिया में होता क्या है कि मरीज को बहुत सारी जगहों पे पेन होता है, सर में दर्द, कंधे में दर्द, टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, है ना। ऐसा लगता है किसी ने उसको पीटा है ना। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया है। इसके अलावा जो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। मरीज रूटीन भी काम करेगा, थोड़ा सा ज्यादा चल लेगा या थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा तो इतना थक जाएगा कि 2-3 दिन तक उसको जो है आराम की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये होगा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, हम इसको बोलते हैं। फिर एक बीमारी होती है जिसको हम सोमाटिक सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट की, कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, वो सिम्टम्स बन के प्रकट होता है। जगह जगह दर्द होना, पेट में दर्द होना, है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस में तकलीफ रहना, तो ये सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर हो गया। फिर एक क्रॉनिक पेन सिंड्रोम भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें मरीज को जैसे मान लीजिए चोट लगी, है ना, तो आमतौर पे वो चोट का दर्द जो है 3-4 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन मरीज को वो चोट का दर्द जो है वो कई महीनों तक बना रहता है, कई बार वो जाता ही नहीं है। तो ये क्रॉनिक पेन सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जिसमें मरीज को खाते ही लगता है कि उसका पेट फूल गया है, या उसको बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है, या कब्जी हो जाती है। साथ में मूड डिसऑर्डर्स और एंजाइटी होती है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, खाते ही मरीज को पेट ऐसा लगेगा फूल गया है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स के होते हैं। सो इन सब में बेसिकली स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ना होके बॉडी के फंक्शन का प्रॉब्लम है। हाँ, इसको आप और थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो आप इसको यूं समझिए कि जैसे वॉल्यूम का नॉब होता है ना। नॉर्मली हमारा वॉल्यूम का नॉब जो है वो 2 या 3 पे सेट होता है। हमको दर्द हुआ तो जो है वो 8, 9, 10 पर चला जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही हमारी वो कंडीशन ठीक हुई, वो नॉब वापस जो है 2 पे आ जाएगा या 3 पे आ जाएगा। लेकिन इन कंडीशंस में क्या होती है, वो 8, 9 या 10 पे अटक जाता है। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी हमको दर्द का एहसास होता रहता है। इसी को आई थिंक इसी को सेंट्रल सेंसिटाइजेशन सिंड्रोम यस, बोलते हैं। इसी को मैंने ये टर्म इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को समझने का। लेकिन ये सेंट्रल सेंसिटाइजेशन इसको हम बोलते हैं, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन सिंड्रोम्स हैं ये सारे। मतलब ये है कि जो ब्रेन है, आपका ब्रेन सेंटर है, ब्रेन इतना ज्यादा ओवर सेंसिटाइज हो गया है दर्द के लिए कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो दर्द वाली एहसास नहीं होते, दर्द वाली जो प्रॉब्लम्स नहीं होती है, छुअन जैसे हुआ, कपड़ा लगना, तेज हवा का झोंकाना, उससे भी मरीज को जो है दर्द का एहसास होता है। सर दर्द तो सभी को होता है, पर किस तरह के लोगों में ये दर्द क्रॉनिक पेन में बदल जाता है, ऐसी संभावना बढ़ जाती है एटलीस्ट? देखिए, जिन पेशेंट्स को ये क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमनली मिलती है ना। जैसे बहुत लंबे समय तक तनाव रहना, मानसिक तनाव, टेंशन रहना। फिर किसी को कोई चाइल्डहुड में, बचपन में कोई ट्रॉमा रहा हो, इमोशनल ट्रॉमा, है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड होते हैं, काम की बहुत अधिकता होती है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत समय से जो है जिनमें नींद की कमी है ना। कुछ लोगों का नेचर होता है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, है ना। हम बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, हम हर काम जो है वो परफेक्शन से करना चाहते हैं, या बार बार रिपीटेडली कोई इन्फेक्शन होता है ना। ये कुछ चीजें हमको ऐसे पेशेंट में ज्यादा मिलती है जिनमें ये क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स होते हैं। जब सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और आपके पास इस तरह के पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, तो आप उन्हें डायग्नोस कैसे करते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं कि साहब और कोई टेस्ट करवाना हो तो करवा लेते हैं, हाँ है बिल्कुल। ना। लेकिन देखिए, ओवर इन्वेस्टिगेशन कभी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा नहीं इस मामले में। होता क्या है, ऐसे पेशेंट्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी हमको मिलेगी, क्या 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 चीजें मिलेंगी उनमें। जैसे उनमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होगा, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, फिर पेट में कोई दिक्कत होगी, है, या सांस में दिक्कत होती है। तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट तो एक तो पैटर्न हो गया। इसके अलावा 3 महीने से ज्यादा का समय उनको ये प्रॉब्लम होते हुए हो गया। फिर जो मैंने आपको अभी बताए लक्षण की क्या क्या चीजें जो है ऐसे लोगों में ज्यादा पाई जाती है, तनाव है, नींद की कमी, ये सारा चीज है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो पेन का जो असर है वो रोजमर्रा की रूटीन पे पड़ने लग गया है, यानी कि उनके काम पे असर पड़ने लग गया है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे असर पड़ने लग गया है। मैं हमेशा पहले भी हमने जिक्र किया ये बात कि जब दिमाग हमारा स्ट्रेस्ड होता है तो सर्वाइवल के लिए लड़ता है ना। तो ऐसे लोग जो है वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो नई चीजें नहीं सीख पाते हैं,
है ना, याददाश्त पे भी असर आता है, मूड डिस्टर्ब हो जाता है ना, हमेशा एंशियस रहेंगे, चिंतित से लगे रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमको अंदाजा लग जाता है कि ये पेशेंट को ये सेंट्रल सेंसिटाइजेशन सिंड्रोम में से कुछ है। ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली इन सर्वाइवल मोड या बेसिकली। सो मरीज को बहुत बार लोग बोलते हैं कि सब उसके दिमाग में है। सो ऐसा है क्या एक्चुअली कि सब मरीज के दिमाग में है और एक्चुअली कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, बहुत बार मरीज के रिश्तेदार होते हैं, है ना, उसकी फैमिली होती है, वो ये सोचती है कि ये सब वहम है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ये जो पेन है रियल है, मरीज कोई नाटक नहीं कर रहा है, ना ही जो है उसका ये वहम है ना। देखिए, होता क्या है कि जो ये इसमें प्रॉब्लम जो है ब्रेन की ना होके ब्रेन की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है ना, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ना होके केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। ब्रेन में जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है ना। ये मरीज को काम रखने में, सबको, हम लोगों को काम रखने का काम करते हैं, हमारा मूड अच्छा रखते हैं, हमारी नींद को कंट्रोल करते हैं, है ना। जब ये एनवायरनमेंट गड़बड़ हो जाता है, सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो काफी कम हो जाता है जब दिमाग में, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है ना। इसीलिए जो है जो इन जो कंडीशंस का इलाज भी जो है हम लोग बहुत बार एंटी डिप्रेसेंट से करते हैं, जो कि सेरोटोनिन की मात्रा को ब्रेन के अंदर बढ़ाते हैं। सो इन सारे फंक्शनल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, इन सब का मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से इनको मैनेज किया जाता है? देखिए, मैनेजमेंट जो है मल्टी प्रोंग है, मतलब कई सारी स्ट्रेटेजीज हमको अपनानी पड़ेगी। नंबर वन, सबसे इम्पोर्टेंट, मरीज और मरीज की फैमिली की एजुकेशन। उनको ये समझाना कि ये पेन सही में है और मरीज नाटक नहीं कर रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। तो पेशेंट और पेशेंट की फैमिली की एजुकेशन, उसके बाद जो है दवाइयाँ आती है। इसमें ये जो पेन होती है इन क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स में, दर्द की दवाइयाँ मदद नहीं करती है ना। इसमें हमको, क्योंकि दिमाग का माहौल, जो केमिकल एनवायरनमेंट है, उसको ठीक करना है, तो इसलिए इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे जो SSRI होती है ना, वो हमको इसमें यूज करना होता है, ताकि मरीज जो है वो काम रहे, उसकी जो नसें हैं, उसका दिमाग है, वो काम रहे। तो दूसरी मेडिसिन होगी। तीसरा जो है, हमें मरीज को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि जो है धीरे धीरे ग्रेडेड तरीके से वो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, क्योंकि इन कंडीशन में मरीज थोड़ा भी कुछ करेगा थक जाता है, फिर उसको डर लगने लगता है कि मैं कुछ करूंगा थक जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द होगा। तो उसको ये बोलना पड़ता है कि स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ही तकनीक अपनाते हैं, स्टार्ट लो गो स्लो, यानी कि धीरे धीरे शुरू में उसके बोलें कि आप 5 मिनट टहलें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यही 5 से 10 मिनट, और उसके बाद 15-20, इस तरह करते करते हम लोग ग्रेडेड तरीके से उसकी जो एक्सरसाइज का या घूमने का टाइम है वो बढ़ाते जाए। इसके अलावा जो है कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, जिसमें मरीज से बात करते हैं, उसकी कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जो है उसको लगने लगेगा धीरे धीरे कि ये वो अपनी कंडीशन को समझने लगेगा, और धीरे धीरे मरीज बेटर होता जाता है। फिर कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनसे भी जो है हम लोग मरीज को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि दवाई, थेरेपी एंड एक्सरसाइज, ग्रेडेड एक्सरसाइज, उसके अलावा क्या ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो इस तरह के पेशेंट्स में हेल्प करते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है स्लीप, है ना। स्लीप से भी पहले अपना रूटीन जो वो फॉलो करें, जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहें, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करें, जैसे कभी वो 2 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, फिर उनको नींद जो है वो अच्छे से लेनी पड़ेगी। नींद अच्छे से लेने के लिए कई बार दवा की मदद भी लेनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो है स्लीप हाइजीन का जो है वो स्लीप हाइजीन के तरीके जो है अपनाएं, ताकि प्रॉपर तरीके से वो सो पाए, है ना। स्क्रीन टाइम जो अपना मोबाइल पे होता है उसको कट करें। फिर स्लीप होगी, उसके अलावा जो है फिर डाइट की पे आते हैं हम लोग, है ना। हाँ। जो डाइट है उसमें फाइबर रिच खाना खाएं, है ना, प्रोबायोटिक्स युक्त खाना खाएं, खूब सारे फ्रूट्स और सब्जियां अपने डाइट में लें। इससे होगा क्या कि जो हमने अपने पिछले एपिसोड में गट ब्रेन एक्सेस पे बात करी थी, हाँ। तो इससे जो गट के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी, और वो बढ़ने से जो है ये सारी चीजें धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी, है ना। तो और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना, बहुत सारी चीनी, मीठा खाना, ये नहीं खाना है। प्रिजर्वेटिव्स मिली हुई चीजें नहीं खानी है ना। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है ना। तो ये हुआ डाइट। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है
हल्का योगा करना या प्राणायाम करना, है ना। हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, जैसे प्राणायाम से बेसिकली क्या होता है, प्राणायाम करते हैं तो उससे वेगल टोन बढ़ती फेकल टोन इम्प्रूव होती है ना। इसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में दूसरे जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग, वो इंपॉर्टेंट है। तो वेगल टोन बढ़ती है, तो वेगल टोन जो है वो वेगल टोन के बढ़ने से वो ब्रेन को जो है थोड़ा सा शांत करती है, नसों को भी थोड़ा सा शांत करती है, तो उससे भी जो है इन सारी कंडीशंस में हमको मदद मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिंपल चीजें हैं जो अपनाकर हम इन चीजों से, इन कंडीशन से निजात पा सकते हैं। क्या पॉसिबल है कि सिर्फ डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड प्राणायाम, एक्सरसाइज एंड रूटीन्स, इस सब से ही ये सारे पेन सिंड्रोम्स मैनेज हो पाए? देखिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब दवाई मत दो, है ना। तो देखिए दवा जो है वो मदद करने के लिए है ना। और ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है ये धीरे 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 मदद करते हैं, दवा थोड़ा सा जल्दी असर करेगी, है ना। और दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। तो हो सकता है सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शायद मरीज को उतना फायदा ना हो जितना कि दवा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों साथ होने से हो। जो भी पेशेंट्स इन सारे सिंड्रोम से सफर करते हैं, उनके आसपास के लोग, घर वाले और सोशल एनवायरनमेंट में जो हमेशा सवाल ये आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो किस तरह से मरीज खुद समझाए कि आखिर क्या समस्या है उसके साथ, और साथ वालों को भी क्या चीजें हैं जो समझनी चाहिए ऐसे पेशेंट के बारे में। अगर मैं लाइटर नोट पे बोलूं तो एक मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो बोलते हैं केमिकल लोचा। तो हाँ। बेसिकली ये केमिकल लोचा है दिमाग के अंदर। तो मरीज को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को यही समझाना है कि दिमाग का केमिकल एनवायरनमेंट है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना। तो उसी को ठीक करना है, उसी की दवा लेनी है, उसी के लिए हमको ये दूसरे जो मॉडिफिकेशंस अपनी लाइफ में वो करना है। सो क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स मैनेजेबल हैं इन डेफिनेटली मैनेजेबल है ना। मैं देखिए क्यों हुआ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, है ना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो दर्द को भूल नहीं पा रहा है। अगर हमारे दिमाग ने दर्द को याद कर लिया है तो हमारे पास तरीके हैं जिससे हम दिमाग को वो दर्द को भुलवा भी सकते हैं, है ना। दिमाग जो है बहुत प्लास्टिक होता है, हम इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो दिमाग को चीजें बहुत आराम से हम लोग समझा सकते हैं, समय लगता है। वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव। सो लास्ट में आप इन सारे क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के सफरर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, क्योंकि ना तो मरीज समझ पाता है ना उसकी फैमिली समझ पाती है। बहुत बार जो है डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं ये आपका वहम ही है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पेन रियल है, असली है, कोई वहम नहीं है, कोई नाटक नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से दिमाग में ये परिवर्तन हो गया है उसको हम अच्छे के लिए भी परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि जो दिमाग ने दर्द को याद कर लिया है उसको हम भुला भी सकते हैं उस दर्द को, है ना। तो जरूरत किस चीज की है, जरूरत है अपने न्यूरोलॉजिस्ट पे भरोसा करने की और उसको थोड़ा सा समय देने की, क्योंकि ये जो दवाइयाँ और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है ये बहुत धीमे 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 काम करेंगे, लेकिन आप ठीक जरूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द ग्रेट इंफॉर्मेशन। थैंक यू।